भी कोई ऐसी डरावनी कहानी सुनी है जो सुनने के बाद भी दिमाग से ना निकले? आज हम ठीक वैसी ही एक कहानी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। मतलब हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि राइटर ने कैसे इतनी चालाकी से हमारे लिए एक जाल बिछाया और हमें भनक तक नहीं लगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर थोड़ा बेचैन करने वाला होने वाला है। तो कहानी की जो नींव है ना, वो इस एक लाइन पर टिकी है। भूत, प्रेत, आत्मा, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये हमारे मेन कैरेक्टर मारुति राव का मानना है। वो एक ऐसा आदमी है जिसके लिए दुनिया बस वही है जिसे वो देख सकता है, छू सकता है, साबित कर सकता है। और यही पक्का यकीन उसे इस कहानी का सबसे परफेक्ट शिकार बनाता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे हीरो से, मारुति राव। एक ऐसा इंसान जो लॉजिक और साइंस को ही सब कुछ मानता है। उसे लगता है कि उसने जिंदगी और मौत के सारे राज सुलझा लिए हैं, लेकिन उसे क्या पता कि आज की रात उसके सारे विश्वास, सारी अकड़, सब धज्जियां उड़ने वाली हैं। तो आखिर ये मारुति राव है कौन? देखिए, वो मौत का चेहरा रोज देखता है, पर शायद उसे समझता नहीं। सालों से पोस्टमार्टम करते करते वो इतना निडर हो गया है कि डरना ही भूल गया है। उसका आत्मविश्वास ही उसकी पहचान है, और यही आत्मविश्वास आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा। हर डरावनी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही नॉर्मल मोमेंट से होती है ना? मारुति के लिए भी ये बस एक और रात थी। एक फोन कॉल आता है, एक मामूली सा काम मिलता है, एक नए असिस्टेंट को संभालना है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये एक फोन कॉल उसकी पूरी दुनिया पलटने वाला है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के बिल्कुल सेंटर में, पोस्टमार्टम रूम। सोचिए, ठंडी स्टील की मेजें और मौत वाली खामोशी। यहीं पर मारुति का तर्क एक ऐसे रहस्य से टकराता है जिसका साइंस के पास कोई जवाब नहीं। यहीं मारुति का सामना होता है दीपक से। ये सिर्फ दो लोगों की मुलाकात नहीं है, ये तो विज्ञान और विश्वास की टक्कर है। एक तरफ है मारुति जिसे सिर्फ शरीर दिखता है, और दूसरी तरफ है दीपक जो शायद आत्मा को भी देख सकता है। और हम ठीक बीच में फंस गए हैं। और तभी दीपक ये सवाल पूछता है, एक ऐसा सवाल जो हवा में जहर की तरह घुल जाता है। कैसा लगेगा अगर कोई आपकी ही शरीर का पोस्टमार्टम कर रहा हो? मारुति तो इसे मजाक में उड़ा देता है, लेकिन ये सवाल एक बीज की तरह है जो हमारे दिमाग में बो दिया गया है। बस इंतजार करना है कि ये कब फूटेगा। जब मारुति अपनी बहादुरी की डींगे हाँकता है तो दीपक बड़े आराम से ये लाइन बोलता है, आत्माएं कहीं भी हो सकती हैं, हो सकता है ठीक आपके सामने हो। इस एक लाइन से ना पूरी बातचीत का माहौल बदल जाता है। दीपक अब सिर्फ एक डरा हुआ असिस्टेंट नहीं लगता, बल्कि कोई ऐसा लगता है जो कुछ ज्यादा जानता है, कुछ ऐसा जो मारुति को दिखाई नहीं दे रहा। मारुति अपना पहला काम खत्म करता है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, और फिर वो दूसरी टेबल की तरफ मुड़ता है। और बस उसी पल उसकी जो ये तर्क और विज्ञान की दुनिया है ना, उसमें पहली दरार पड़ती है। एक ऐसी दरार जो बहुत जल्द सब कुछ तबाह कर देगी। यही वो सवाल है जिस पर पूरी कहानी टिकी है। एक मिनट के लिए सोचिए, अगर आप मारुति की जगह होते, एक लाश जो वहां थी ही नहीं, उसके टैग पर ऐसा क्या लिखा हो सकता है जो आपके होश उड़ा दे? दीपक, बस एक शब्द। मारुति की नजरें पहले टैग पर जाती हैं, फिर बगल में खड़े उस आदमी के चेहरे पर। सोचिए वो पल, जिस आदमी से वो इतनी देर से बात कर रहा है वो असल में मेज पर मरा पड़ा है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब लगता है कि सबसे बड़ा राज खुल गया, ठीक तभी कमरे में आते हैं डॉक्टर सावंत, और वो अपने साथ एक ऐसी सच्चाई लेकर आते हैं जो पिछले वाले ट्विस्ट को भी बच्चों का खेल बना देगी। और यहाँ आकर पूरी कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। जब डॉक्टर सावंत पहली लाश की पहचान करते हैं, तब हमें समझ आता है कि हम तो गलत सवाल पर अटके हुए थे। असली सवाल ये नहीं था कि दीपक कौन है, असली सवाल तो हमेशा से ये था, मारुति राव कौन है? और जवाब रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मारुति राव ही तो भूत है जो अनजाने में अपना ही पोस्टमार्टम कर रहा था। अब जब दिल की धड़कनें थोड़ी नॉर्मल हुई हैं, तो चलिए थोड़ा जासूसी करते हैं। वापस चलते हैं और उन सभी सुरागों को ढूंढते हैं जिन्हें राइटर ने हमारी आंखों के ठीक सामने छिपाया था। आखिर ये जाल बुना कैसे गया था? सोच कर देखिए, सारे के सारे सुराग हमारी आंखों के सामने थे। डॉक्टर सावंत का वो मजाक, ये दीपक बुझ गया।
वो असल में एक डबल मीनिंग वाला धोखा था। दीपक का अजीब सा शांत बर्ताव, वो डर नहीं था, वो समझ थी। उसकी वो गहरी बातें जिन्हें मारुति ने बकवास समझकर उड़ा दिया, वो तो असल में सीधी सपाट सच्चाई थी। इस कहानी का असली जादू छिपा है एक लिटरेरी टेक्निक में, जिसे कहते हैं अनरिलायबल नैरेटर। मतलब कहानी सुनाने वाला ही भरोसे के लायक नहीं है। राइटर ने हमें एक ऐसे गाइड के साथ सफर पर भेजा जो खुद ही गुम हो चुका था। हम मारुति पर भरोसा करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। हम दुनिया उसकी नज़रों से देखते हैं, और क्योंकि उसकी नज़रें धोखे में हैं, इसलिए हम भी धोखे में रह जाते हैं। और इसीलिए ये ट्विस्ट इतना जोरदार लगता है, क्योंकि हम सिर्फ कहानी देख नहीं रहे थे, हम उसे जी रहे थे। राइटर हमें सीधा भूत के दिमाग के अंदर ले जाता है। जब मारुति की दुनिया बिखरती है तो हमारी भी बिखरती है। हम सिर्फ देखने वाले नहीं हैं, हम उसके इस धोखे में बराबर के हिस्सेदार हैं। तो असली सबक क्या मिला? कि सबसे डरावनी कहानियां भूतों या राक्षसों के बारे में नहीं होती, वो हमारे अपने दिमाग के बारे में होती हैं। ये कहानी सिखाती है कि सबसे बड़ा डर अंधेरे में छिपी किसी चीज का नहीं, बल्कि उस रोशनी के अचानक बुझ जाने का है जिसे हम सच मानकर जी रहे थे। और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। ये कहानी एक आईने की तरह है, जो हमें याद दिलाती है कि हर सच्चाई किसी न किसी नजरिए से ही देखी जाती है। अगली बार जब कोई कहानी सुने तो एक बार जरूर सोचिएगा, जो मुझे ये कहानी सुना रहा है, क्या उसे खुद पूरी सच्चाई पता भी है, या मैं भी जाने अनजाने में किसी के धोखे का हिस्सा बन रहा हूँ?